कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं अतवारा डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल के 2 और 3 चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसमें आपका भूमि मृदा संसाधन है और तीसरा चैप्टर जल संसाधन है। इन्हीं दोनों का हम लोग कंबाइनली जो देखेंगे, एक साथ मिला करके इसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। इसके टोटल ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, एग्जाम में जिस तरह आने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चंस को, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और बवाल मचाएंगे। सबसे पहली बात, फर्स्ट जो चैप्टर आप लोग का हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं, संसाधन और उसके विकास था। संसाधन का प्रकार पढ़ना था, संसाधन क्या होता है, संसाधन का संरक्षण कैसे हो सकता है, संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम उसको क्यों बचाएं, इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा हुआ था। संसाधन को बचाने के लिए विश्व लेवल पर कहाँ कहाँ कॉन्फ्रेंस किया गया, शिखर सम्मेलन किया गया, स्थापित किया गया, बहुत सारा कांड हुआ था। उन सारी चीज़ों का हम लोगों ने पोस्टमार्टम किया था, बवाल मचाया हुआ था फर्स्ट वीडियो में। ये भाई साहब आपका सेकेंड वीडियो होने वाला है। आई होप कि ये भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपके सबसे बड़ी बात कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपका वैल्यू एडिशन भाई साहब एक्स्ट्रा बहुत होता है। केवल बोर्ड के एग्जाम की बात नहीं है, यहाँ पे आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपको दिया जाता है, उससे बैकग्राउंड की क्वेश्चंस दी जाती है। देखिए, क्वेश्चंस हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं ताकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम नहीं है, ये आपका जो एग्जाम है भाई साहब, ये आपका बोर्ड का एग्जाम है। आपका नॉलेज इतना होना चाहिए कि आपका 100% मार्क्स आ जाए, ठीक है ना। 95% तो करीब उतना तक तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं हो आपको, ठीक है ना। 5% तो इधर उधर आते जाते रहता है, वो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करके आपको चीज़ों को लिखाया जाएगा, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा लिखाया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, जो मुद्दा, असल मुद्दा वाली जो बात है ना, उससे आदमी भटक जाएगा। इसीलिए हमने क्या हुआ कि उसके कुछ ही पार्टों को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ही हमने ऐड करते हम ऐड करते चल भी रहे हैं और उसको ध्यान भी रख रहे हैं, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। जैसा कि आप जान रहे हैं भाई साहब, 10वीं क्लास का ये भूगोल का चैप्टर है, ठीक है ना। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस किस चैप्टर को देखेंगे हम लोग। ये जो होगा दूसरा चैप्टर, भूमि मृदा और जल संसाधन। यहाँ पर भाई आ जा यार, हाँ, भूमि मृदा और दूसरा जो तीसरा जो चैप्टर है जल संसाधन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जल संसाधन है। यहाँ पर देखिए ये बारिश के थ्रू जल हो रहा है, ये क्या है, ये भूमि है, बस समझ नहीं, ये जलाशय है, ये सभी के सभी जल संसाधन का उदाहरण है। ये जो है मृदा संसाधन का भूमि है, मृदा संसाधन का उदाहरण है। यहाँ पर एक देखने को कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा होगा, समझ आ रहा होगा आपको। इसके पहले भाई साहब हम लोग जानते हैं कि भूमि मृदा और जल ये किस तरह का संसाधन है, तो हम लोग देखेंगे कि ये नवीकरणीय संसाधन है। कहने का मतलब ये नवीकरणीय संसाधन क्यों है, क्योंकि स्टॉक इसका क्या है, अनलिमिटेड है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। कभी भूमि समाप्त नहीं होगा, कभी मृदा समाप्त नहीं होगा, कभी जल समाप्त नहीं होगा। तो वैसे संसाधन जिसका स्टॉक अनलिमिटेड है, जिसका भंडारण असीमित है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नवीकरणीय संसाधन। इसका और तरीका से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, वैसा संसाधन जो रासायनिक, भौतिक तथा अन्य प्रक्रियाओं के द्वारा तुरंत बन जाता हो, बहुत ही कम समय में बन जाता हो, उसे ही हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उसे ही हम लोग देखिए, नाम से ही पता चल रहा है नवीकरणीय, दैट मीन्स वैसा संसाधन जो नया बन जाता हो तुरंत, बस समझे कि नहीं, जो नया हो जाता हो उसे ही हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं एक एक चीज़ को। देखिए यहाँ पर कहा क्या जा रहा है, विश्व में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। कह रहा है कि विश्व में कितना करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। तो विश्व में भाई साहब जो है ना 137 करोड़ हेक्टेयर जो भूमि है, वो क्या है आपको, ये भूमि जो है कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है। मतलब केवल उस पर खेती किया जाता है, हम वहाँ खेती की बात कर रहे हैं। भूमि का प्रयोग बहुत अलग अलग ढंग से हो सकता है, खेती करने के लिए अलग होता है, घर बनाने के लिए अलग होता है, फैक्ट्री बनाने के लिए अलग हो सकता है, सबका अलग होता है। हम यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं, केवल कृषि कार्य के लिए पूरे विश्व में 137 करोड़ हेक्टेयर क्या है, जमीन है। कह रहे कि विश्व में कुल कृषि योग्य भूमि कितना प्रतिशत भारत में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा समझिएगा, ज़्यादा मजा आएगा आपको। कह रहा है कि जैसे हम लोग देखें क्या कि 100 यहाँ पर क्या है आपका 37 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, बात समझे कि नहीं। भारत में इसका कितना प्रतिशत भूमि जो है
क्या है आपको कृषि किया जाता है। टोटल का जितने भी 137 करोड़ है तो इसका कितना प्रतिशत भूमि पर भारत में कृषि किया जाता है, तो याद रखिएगा भाई साहब 11.9% भूमि पर किया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कृषि करने वाला भूमि है तो वो रूस का है, सोवियत रूस का, पहले सोवियत रूस का। ये जो आपका ये जो आंकड़ा बताया गया हुआ है ये सोवियत रूस जैसे 15 गो देश था जो भी था, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, क्या नाम था, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक है ना, और रूस। ये टोटल 15 को मिलाकर के क्या था, एक जो देश था, ये सभी को मिला करके जो था ना आपका वो 16.5% याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा इनके पास है। दूसरा अमेरिका के पास 13% जो है ना पूरे कृषि योग्य भूमि का जो है इनके पास ज़मीन है कृषि करने के लिए। भारत के पास 11.9% और चीन के पास 7.3% है। देखिए चीन के पास भारत से कम है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं का प्रोडक्शन, धान का प्रोडक्शन, चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि कृषि में औद्योगिकरण, मतलब क्या, आधुनिक उपकरणों का उपयोग, आधुनिक तकनीकों का उपयोग जो है ना इसको करके चाइना क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्शन को बढ़ाया है। वहाँ के जो किसान है स्किल्ड है, वहाँ के किसान क्या है, पढ़े लिखे हैं, वहाँ के किसान क्या है, कुशल हैं। हमारे यहाँ के किसान क्या है, अगर खेती करना है तो क्या कहेगा, तो खेती करना है तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, 1 कट्ठा खेत में 250 यूरिया मार दे, बस समझे कि नहीं, 2 कट्ठा खेत में 3 किलो यूरिया मार दे, पता चलेगा फसलें जर गया, ठीक है ना। फसल को किस चीज़ की ज़रूरत है उनको पता ही नहीं है, मिट्टी का पीएच मान क्या होता है उनको पता ही नहीं है, कौन फसल में किस तरह के मिट्टी में किस तरह का फसल बोना चाहिए उनको पता ही नहीं है। तो ये होता है स्किल्ड लेबर जो होंगे ना वो काम क्या हम करेंगे, तथ्य के आधार पर करेंगे, वैज्ञानिक विधि के द्वारा करेंगे। तो जब वैज्ञानिक विधि के द्वारा कोई भी काम कीजिएगा तब वो क्या होगा, वहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी है, बहुत कमी है भाई साहब। वही पंजाब वाला इलाका में चल जाइए, वेस्टर्न यूपी में चल जाइए, जो पश्चिमी यूपी है उस वाला इलाका में जब जाएंगे आप तो वहाँ के किसान सब पढ़े लिखे हैं, वहाँ के किसान सब काफ़ी डेडिकेटेड होकर काम करता है। वहाँ के किसान जो लोग हैं काफ़ी आधुनिक तौर तरीकों, काफ़ी आधुनिक जो है अपन क्या कहते हैं, जितने भी तरह का जो है उपकरण है उसका उपयोग करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो उनका प्रोडक्शन देखिए आज कहाँ पे है, वो लोग कहाँ पे है, ठीक है ना। और हमारे तरफ का किसान क्या है, हमारे तरफ का किसान क्या है, सब लोटिया डिबिया एक ही तरह चलता है उनका, बात समझे ही नहीं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। क्या भारत के जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है। देखिए भारत के जीडीपी में 13.7% बेसिकली आता है, 14 पॉइंट आप राउंड फिगर में याद रखेंगे, लगभग 14% क्या है आपका इसका योगदान है। पहले क्या था, शुरू में जब हम 1950 की दशक की बात करते हैं तो 53% था भारत की कृषि में जीडीपी में योगदान था, उसके बाद 21% हुआ, उसके बाद लास्ट में भी वर्तमान में कितना परसेंट है, 14% है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत के जीडीपी में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है वर्तमान में, तो 14%, बात समझे कि नहीं। आज शुरू में कितना था, तो 53% जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय के बाद, उस समय के 10 वर्ष के बाद की बात बताया जा रहा है, एक आंकड़ा निकाला गया था उस समय। दूसरा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। दूसरा क्या कर रहा है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है, भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतीय क्षेत्र है। देखिए तो पर्वतीय क्षेत्र की जब बात करेगा तो आप याद रखिएगा भाई साहब 30%, ठीक है ना। पर्वतीय क्षेत्र कितना है, 30% पर। ये देखिए पठारीय क्षेत्र, पठार कितना है, तो 27%। अच्छा जो समतल भाग है, समतल यानी मैदानी भाग, यह है आपको 43%। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड वाला एरिया है, सबसे ज़्यादा जो है मतलब घनी आबादी वाला जो एरिया है वो समतल अर्थात मैदानी भाग 43% वाला भाग है, ठीक है ना। कारण क्या है कि यहाँ पर हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि बढ़िया से कर सकते हैं, यहाँ का रोड बढ़िया होता है, यहाँ पर आप देखेंगे हर तरह की चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बहुत ही अच्छे ढंग से डेवलप्ड होता है, यहाँ की बिजली पानी सब कुछ बढ़िया तरह से विकसित होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग मैदानी भाग में रहना पसंद करते हैं, याद रखना आपको। नेक्स्ट करा कि पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है। पंजाब हरियाणा में तो पूरा बवाल मचा देता है, लोग 80% भूमि पर खेती, 20% की जो भूमि होता है उस पर रहना और भी काम, जो फैक्ट्री वगैरह और सब काम होता है, लेकिन 80% भूमि पर खेती किया जाता है। भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वन फैला हुआ है। देखिए भारत के लगभग 22% भूमि पर वन फैला हुआ है, अगर पूरा मिला देगा मनरेगा जितना रोड के किनारे होता है तो 24% हो जाता है। आंसर मारेंगे जब वन फैला है तो 22%, लगभग 21 पॉइंट कुछ % आता है, ठीक है ना, आप याद रखिए।
रखिएगा, हालांकि यहाँ पर आप राउंड फिगर में मारिएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट कर रहा है भारत सरकार की नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए। देखिए भारत सरकार के वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33%, 33.3% भी कहीं देता है, तो आप याद रखिएगा 33% भूमि पर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। बिल्कुल बवाल मचा के चलना है भाई साहब, आप एक एक चीज़ को समझेंगे और वाकई आप बवाल मचाएंगे भाई साहब, आपके अंदर कैपेसिटी है, हमको पता है, बट थोड़ा सा क्या है ना कि डेडिकेटेड होकर पढ़ना है भाई साहब, ठीक है ना। एक एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव हम प्रोवाइड करेंगे। हाँ, अगर कोई भैया होंगे, कोई दीदी होंगी, अगर इंटर में पढ़ रहे हैं, हिंदी 100 मार्क्स का उनका तैयारी करना है, तो बस AD1 को बोल दीजिए आने के लिए, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए भाई साहब, कम से कम 100 लाइक तो यार पुगवा दो तुम लोग यार, इतना भी नहीं करा पाते हो। चलो आगे देखते हैं। भारत में गरीबी करीब लिखा हुआ है, भारत में करीब कितना भूमि निम्नलिखित है। देखिए 2003 वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक संस्था है, इसके द्वारा 2003 में एक सर्वेक्षण किया गया था जिसमें भारत में 13 करोड़, CR का मतलब करोड़, H का मतलब होता है यहाँ पर आपका हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर क्या निम्नलिखित है। निम्नलिखित का मतलब खराब हो गया, जिस पर कृषि करना मुश्किल हो गया है अब, ठीक है ना। उसको अच्छे अब एक तरह से मतलब कि सिंचाई की ज़रूरत है, अच्छे उर्वरक देने की ज़रूरत है, एक देखभाल करने की ज़रूरत है, तब उस पर कृषि कर सकते हैं, नहीं तो वो निम्नलिखित हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है ना। मृदा निर्माण में कुल कितने मुख्य घटक होते हैं। देखिए मृदा के निर्माण में मुख्य रूप से 5 घटक होते हैं, जिसमें सबसे मुख्य जो होता है भाई साहब, उसमें जो होता है आपका चट्टान होता है। सबसे मुख्य जो होता है वो क्या होता है, चट्टान होता है, मूल चट्टान, जिसे पैरेंट रॉक कहते हैं, मूल चट्टान होता है, ठीक है ना। इसी पर जो होता है मिट्टी का सब कुछ निर्भर करता है, कलर, उसके गुण, सब कुछ निर्भर करता है चट्टान पर, ठीक है ना। भारत में नहीं कहा जाता है काला कोई मतलब कि सांवले कलर के होते हैं लोग, तो लोग शादी नहीं करता है कि बाल बच्चा भी सांवले ही होगा, बात समझिए नहीं, गोरा लोग खोजता हुआ है शादी करने के लिए, कारण यही होता है। यहाँ पर देखिए मेन चट्टान की बात कर रहा है, जो उस पर क्या हो रहा है, किसी भी मिट्टी का गुण निर्भर करता है, ठीक है ना। अगर चट्टान काला होगा तो मिट्टी काला होगा, चट्टान रेड होगा तो मिट्टी रेड होगा, बात समझे कि नहीं। मेन जो निर्भर करता है इस पर निर्भर करता है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो देखिए भारत में कलर के आधार पर देखेंगे तो मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इन 6 प्रकार में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है भाई साहब, 1 नंबर में हम लोग देखेंगे जिसको हम लोग एलुवियल सॉइल हिंदी में कहते हैं, उसको हम लोग एलुवियल सॉइल को हिंदी में क्या कह सकते हैं हम लोग यार, एलुवियल सॉइल जलोढ़ मृदा। देखिए इस जलोढ़ मृदा को बाद में जाकर हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, खादर और बांगर, ठीक है ना। देखिए नवीन जलोढ़ मृदा जो होता है ना, वो नवीन जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। पॉइंट को समझना है, जिस एरिया में हर साल बाढ़ आएगा उस एरिया में कौन सा मिट्टी होगा, खादर होगा, नवीन जलोढ़ मृदा होगा। जिस एरिया में 4 साल 5 साल पर बाढ़ आएगा उस एरिया में कौन सा मिट्टी होगा, बांगर मिट्टी होगा। तो नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। खादर का निर्माण किसके द्वारा होगा, तो नदियों द्वारा लाए गए जल के द्वारा होता है, ठीक है ना। नदी के द्वारा जब बाढ़ उड़ाता है, ठीक है ना, वो पानी बहुत गंदा रहता है। अब वो पानी जब गंदा रहता है, इसका मतलब उसके साथ बहुत सारा जो है ना, देखिएगा कादो वगैरह बहुत तरह की जो होता है, उससे सेडिमेंट्स वगैरह जो होता है ना, उसमें उसके साथ बह के आता है, और जहाँ जहाँ बाढ़ गया रहता है वहाँ पर पूरा फैला देता है नया मिट्टी की परत, ठीक है ना। वो काफ़ी उपजाऊ होता है, ठीक है ना। और उसी की वजह से उस तरह के जो भूमि होंगे, जलोढ़ मृदा वाला जो होगा, जहाँ पर खादर वाला जो हर साल बाढ़ जाता है, वहाँ पर देखिएगा फसल बहुत अच्छा होता है, धान गेहूँ वगैरह बहुत जल्दी। अगर बाढ़ चला गया तो धान भी अच्छा हो जाता है, कुछ दिन रह गया तो फिर धान क्या हो जाता है, वहाँ पर ख़राब हो जाता है, बात समझे कि नहीं। लेकिन मक्का उक्का ये सब जो इलाका में दलहनी उलहनी पौधा जो होता है बहुत अच्छा हो जाता है, किस इलाका में, जलोढ़ मृदा। इसीलिए देखिएगा ये जलोढ़ मृदा जहाँ पर भी होगा ना, यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे देखिएगा बिहार का, नॉर्थ बिहार का इलाका है, यह पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, ये सभी में क्या है आपका जलोढ़ मृदा फैला हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए करा के एक आदर्श मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है भाई साहब। ये आदर्श वैल्यू कहने का मतलब 7, जिस मिट्टी का पीएच वैल्यू होगा ना वो आदर्श होगा, उसमें कोई भी फसल जो होता है ना नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत जलोढ़ मृदा फैला हुआ है, तो भारत में जो है ना 6.4 करोड़ हेक्टेयर जलोढ़ मृदा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दियारा भूमि निम्न में से
किसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? तो देखिए दियारा भूमि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन के लिए होगा मक्का के लिए होता है। दियारा भूमि किसे कहते हैं सबसे पहले समझिए। जो नदी के किनारे वाला इलाका होता है जिसमें आधा बालू और आधा जो होता है जलोढ़ मृदा होता है, उसको हम लोग कहते हैं दियारा क्षेत्र। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर भाई साहब मक्का बहुत अच्छा होता है, उसके बाद यहाँ पर गन्ना भी बहुत अच्छा खासा होता है, ठीक है ना। इस मिट्टी में क्या होता है कि आपको बालू और प्लस जलोढ़ मृदा का प्रधानता होता है। नेक्स्ट करा कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? तो देखिए भारत में सबसे अधिक जूट जो होता है भाई साहब पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है ना। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे अधिक होता है, पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं सबसे अधिक होता है, महाराष्ट्र में जो होता है आपका हम लोग देखेंगे कॉटन सबसे अधिक होता है, कपास सबसे अधिक होता है। जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर, पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का ही होता है काली मिट्टी में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? अभी जस्ट हम लोग बात किए काली मिट्टी है। निम्न में से किस सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? निम्न किस सबसे अधिक उपजाऊ, मतलब कौन सा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है? तो जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है। दूसरा कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में काली मृदा पाया जाता है? तो भाई साहब सबसे ज़्यादा जो है ना महाराष्ट्र में पाया जाता है काली मृदा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? प्रायद्वीपीय भारत में ऐसे बेसिकली द्वीपीय होता है। द्वीपीय भारत में नदियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जलोढ़ मृदा मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए भारत का है पंजाब में पंजाब लिखा हुआ है, भारत पढ़े। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सबसे अधिक सिंचाई है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है ना इतना ज़्यादा सिंचाई कर दिया जाता है कि मिट्टी के अंदर का जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जो फर्टिलाइजर वगैरह हम ये किए हुए रहते हैं, सब ऊपर आ जाता है और वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। बस समझिए कि नहीं, वाष्पीकृत हो जाता है और मिट्टी धीरे धीरे निम्नीकृत हो जाता है। मिट्टी धीरे धीरे क्या होता है? बंजर हो जाता है। उसकी एक तरह से फर्टिलिटी कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, उसको उपज की जो क्षमता होती है वो कम हो जाता है। बात समझे कि नहीं? दूसरा कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है? देखिए सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ किया जाएगा? जो इलाका पहाड़ी इलाका होगा। अब जैसे पहाड़ होता है, अब पहाड़ पर कृषि आप कीजिएगा, उस पर अगर आप इरिगेशन करते हैं, पानी पटाते हैं, अगर सिंचाई करेंगे या फिर कस के अगर बारिश होता है तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा फसल दह के नीचे चला आया है। बात समझे कि नहीं? वहाँ पर इसीलिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है कि अगर सिंचाई करेंगे या फिर हम वहाँ पर जो फसल लगाएंगे वो क्या होगा? बचा रहेगा। बात समझे कि नहीं? और वहाँ पर क्या होगा? जल की मतलब कि जितने भी जल का बहाव होता है वो जल के बहाव को हम लोग क्या कर देंगे? धीमा कर देंगे। तो जब जल का बहाव धीमा हो जाएगा तो उसके साथ मिट्टी जो होता है उसका अपर्दन नहीं होगा। अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी के साथ जो बहेगा नहीं। बात समझे कि नहीं? लेकिन अगर सीढ़ीनुमा कृषि नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? मिट्टी के साथ जो जल वहाँ से जब बहना शुरू होगा ऊपर से नीचे आएगा तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी और बीज को दहले चला आएगा, तो फसल होगा नहीं हो पाएगा। बात समझे कि नहीं? तो सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। यही ना एक इलाका है जो उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, उस समय इसका नाम क्या था? उत्तरांचल, ठीक है। बाद में उत्तराखंड नाम रखा जाएगा। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन को क्या कहते हैं? एल्ड्रीन कहते हैं। देखिए मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन जो है एल्ड्रीन है। बेसिकली इस एल्ड्रीन को जब हम डालते हैं तो मेढक के जितने भी जो जन्म देने वाली लार्वा वगैरह होता है वो बहुत जल्दी मर जाता है। और मेढक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितना भी कीड़ा वगैरह होता है ना, इंसेक्ट छोटी छोटी होती है, उसको खाता है। तो मेढके अगर नहीं रहेगा तो इतना ना इसका संख्या बढ़ जाएगा कि ये फसल वगैरह मतलब बहुत तबाही मचा देंगे, ठीक है ना। फसल के साथ साथ आदमी के भी जीवन में बहुत तबाही मचा देंगे। एक गर्मी का दिन आता है तो आप लोगों को पता ही होगा, देख रहे होंगे कि किस तरफ जब कीड़ा वगैरह उड़ने लगता है तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। हम हरा हरा कलर के क्या करने लग जाते हैं? नीम के पत्ता वगैरह क्या क्या टांगने लग जाते हैं, प्याज कूच के टांग देते हैं कि उसके जो गंध से होता है भागने लगता है। बात समझे कि नहीं? तो ये जो होता है ना, इसमें छिपकली होता है या फिर देखिएगा आप मेढक होता है, ये सब जो होता है कीड़ा को खाता है, ठीक है ना। घर में छिपकली होना भी जरूरी है रहता है, तो कीड़ा वगैरह पूरा एकदम बराबर किए हुए रहता है। बस समझे कि नहीं? करा क्या है? किस फसल के जड़ में राइबोजियम नामक जीवाणु पाया जाता है? तो दलहन जितने होंगे ना वो राइबोजियम जीवाणु पाया जाता है। देखिएगा उसके जड़ में गांठ बना रहता है, राइबोजियम जीवाणु होता है। वो क्या करता है कि मिट्टी के अंदर जो है ना नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और मिट्टी के अंदर जब नाइट्रोजन उचित मात्रा में होगा तो वो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बन जाता है, फर्टाइल बन जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? देखिए, गुजरात और महाराष्ट्र में भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा कारण है अधिक पशुचारण। बात समझे कि नहीं? जब अधिक पशुचारण होगा तो उसके खुर से मिट्टी हल्का हो जाता है, और कस का हवा बहेगा तो मिट्टी उड़ के चल जाएगा दूसरे जगह, कस के बारिश हो जाएगा तो उसके साथ मिट्टी ढीला हो जाता है, बह के चला जाएगा दूसरे जगह। दूसरा कारण है कि सुखमाजरी गाँव में लोगों के जीवन में खुशहाल किस प्रकार आया। देखिए, यहाँ एक कहानी है सुखमाजरी गाँव का, जो क्या है आपको हरियाणा में पड़ता है, ठीक है ना। हरियाणा में बेसिकली क्या होता है, 1976 में एक सर्वे किया गया, वहाँ देखा गया कि 1 हेक्टेयर में मात्र 13 गो पौधा लगा हुआ है। तो उन लोगों ने कुछ समझाया गया, बताया गया कि आप लोग पेड़ पौधे लगाइए, घास लगाइए, आप कुआं वहाँ खोदिए, इससे क्या होगा कि आपका फसल जो होगा बहुत अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा, जो भूमि होगा उसका अपरदन नहीं होगा, ठीक है ना। और अच्छा तरीक़ा से वो मतलब कि विकसित जब हो जाएगा तो उसमें फसल वसल बहुत अच्छा से होगा। लोग समझ गए, ठीक है ना, पेड़ पौधा लगाना शुरू कर दिए। 1992 ईस्वी में 1992 में एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग बहुत मेहनत करके फसल लगा देते, पेड़ पौधे लगाए थे। वहाँ पर 1992 में देखा गया कि जो 1976 में 1 हेक्टेयर में 13 पेड़ था, अब 1 हेक्टेयर में 1272 पेड़ मिलेंगे। बात समझ रहे? इतना ज़्यादा ये लोगों ने पेड़ लगाया, कुआं खोदा, जिसकी वजह से वहाँ के एरिया, वहाँ के जो किसान हैं उनका उपज बढ़ गया। और उनका उपज जो था भाई साहब, अब पहले जो था बहुत कम कमाते थे, 15-15 हज़ार रुपया कमाने लग गए थे, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि हमें अगर मृदा के अपरदन को रोकना होगा, अगर मृदा का संरक्षण करना होगा तो पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है। बात समझे कि नहीं? जब पेड़ पौधा लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हर तरह की टाइम पर जो होगा आपका बारिश होगा, मृदा का अपरदन रुक जाएगा, ठीक है ना। उसका फर्टिलिटी धीरे धीरे जो होता है, उपज जो क्षमता होता है वो बढ़ जाएगा। इसीलिए मृदा का जो होता है फसल, एक तरह से पेड़ पौधों को लगाना जो है ना, मृदा संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ का है क्या कि सुखमाजरी गाँव में लोगों का जीवन खुशहाल किस प्रकार आया, ठीक है ना। तो घास लगाकर, पेड़ लगाकर, तालाब खोद कर सभी, तो इसमें से सभी हो जाएगा। अगर मान लीजिए और दोसर कुछ हो रहेगा, वो रहेगा पेड़ लगाकर, तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावकारी अगर कोई कार्य था वहाँ का, तो पेड़ लगाना सबसे बड़ा प्रभावकारी कार्य था। करा कि सुखमाजरी गांव किस राज्य में पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। भाई साहब, ज़्यादा बवाल करने वाला बात नहीं है। देखिए करा क्या, केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था, जिसका काम क्या था केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का, कि भारत में भूमि का निम्नीकरण को कैसे रोका जाए, मृदा अपरदन को कैसे रोका जाए, ठीक है ना। उसके बहुत तरह आइडियोलॉजी को एक तरह से कुल्लू, मतलब कि इसका मेन काम क्या था कि इसको किस तरह रोका जाए, उसको आइडियोलॉजी को देना, ठीक है ना। उस तरह की मतलब एक तरह से बुद्धि बताना लोगों को कैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। बात समझे कि नहीं? योजना तैयार करने के लिए बेसिकली इसका गठन किया गया था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? भाई साहब, जाहिर सी बात है, पृथ्वी को हम लोग क्या ग्रह कहेंगे? नीला ग्रह कहेंगे। बात समझे कि नहीं? नीला ग्रह कहेंगे। अगला कह रहा है क्या, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पीने लायक है? 2.5% जल पीने लायक है, 96.5% महासागरों में है। बात समझे कि नहीं? आगे देखिए कह रहा है क्या, पृथ्वी के किस गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध कहते हैं? देखिए, जल गोलार्ध की बात करेगा तो दक्षिणी गोलार्ध क्या है? जल गोलार्ध। जब आप विश्व का मैप देखेंगे भाई साहब ग्लोब पर, तो देखिएगा सबसे ऊपर देखिएगा, यहाँ पर एशिया फैला हुआ है, यूरोप फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका फैला हुआ है, दक्षिणी अमेरिका थोड़ा सा फैला हुआ है, अफ्रीका फैला हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मतलब कि लोग रहते हैं और सबसे ज़्यादा जो ज़मीन वाला इलाका है वो क्या है? उत्तरी वाला इलाका है, ठीक है ना। उत्तरी मतलब कि हम लोग कह सकते हैं गोलार्ध को, ठीक है ना। नीचे सबसे ज़्यादा जो है ना आपको महासागर वगैरह है, इसीलिए इस यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग जल गोलार्ध कहते हैं, और ऊपर वाला को स्थल गोलार्ध कहते हैं। बात समझे कि नहीं? मैप देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर समझ आए पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध को। उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है अस्थल गोलार्ध। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, लेकिन भाई साहब पूरे विश्व के पीने वाला जो जल है ना, मात्र 4% भारत में है। पूरे विश्व में जितना पीने वाला जल है ना, उसका 4% मात्र भारत में है, ठीक है ना। और लोग कितना है? 17.कुछ%। बवाल नहीं होगा, पानी के लिए मारामारी नहीं होगा। आप देखिए ना, भांखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। भांखड़ा नागल बांध जो है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बात समझ नहीं, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये भांखड़ा नागल बांध जो है 226 मीटर ऊंचा है। बात समझे कि नहीं? ये 226 मीटर ऊंचा है, और ये जो है ना भाई साहब, वो हिमाचल प्रदेश के
हिमाचल प्रदेश के आप देखेंगे एचपी लिख दे रहे हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा जिला था, बिलासपुर जिला, ठीक है ना। बिलासपुर जिला में, ठीक है ना, रावी नदी और ब्यास नदी के जल को मोड़ करके सतलज नदी के पानी को रोक करके वहाँ बैराज बनाया गया, ठीक है ना। और वहाँ पर क्या किया गया, वहाँ पर ये भांखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया, ठीक है। नहीं, यहाँ पर बेसिकली जो है ना सतलज नदी पर है, ये जो है बेसिकली सतलज नदी पर है। वो जो इंदिरा गांधी नदी का जो इंदिरा गांधी जो नहर का निर्माण कराया गया, तब रावी और उसके नदी को जोड़ करके बैराज बनाया गया, हरीके बैराज बना करके तब वहाँ पर एक नहर का निर्माण कराया गया था। लेकिन ये नॉर्मल पूछेगा किस नदी पर भांखड़ा नांगल बांधा, तो सतलज। कहाँ पे है देखिए, हमेशा कहता है पंजाब में, लेकिन भाई साहब ये पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर है। तो अगर पंजाब आ रहा है तो पंजाब मारिए, पंजाब और हरियाणा दोनों आ रहा है तो आप हरियाणा मारिए, क्योंकि ओरिजिनली कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा। भांखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है, तो ओरिजिनल हरियाणा में है। लेकिन अगर पंजाब आता है तो पंजाब भी मार सकते हैं, दोनों का बॉर्डर पर है। और दोनों तीनों राज्य बहुत अच्छा ढंग से इसका फ़ायदा उठाता है, ठीक है ना। सिंचाई के लिए हो चाहे बिजली उत्पादन के लिए, कुछ भी हो, इसका फ़ायदा उठाता है सब, ठीक है ना। और किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं, संसार का सबसे लंबा बांध। देखिए लंबा जब कहेगा तो लंबा कहेगा तो हीरा कुंड, बड़ा कहेगा तो भांखड़ा नांगल, ठीक है ना। हीरा लंबा है, हीरा बड़ा नहीं है, हीरा लंबा है और महान है, इसलिए हीरा लंबा है और महान है। आप जब भी देखेंगे भाई साहब सूर्यवंशी मूवी, तो उसमें हीरा है, ठीक है ना। हीरा वास्तव में हीरा है, हीरा लंबा भी है, हीरा महान भी है, ठीक है ना। उसमें देखिएगा आप लोग, अमिताभ बच्चन का 2 कैरेक्टर होता है, ठीक है ना। उसका एक पुत्र होता है हीरा, जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। वो इसीलिए हम लोग समझे हीरा लंबा है, हीरा क्या है, लंबा है, उसके साथ साथ क्या है, महान भी है। महान का मतलब हो गया महानदी, महानदी पर है। किस राज्य में पूछेगा, तो उड़ीसा में है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 4801 मीटर है, 4801 मीटर है। बात समझ आया कि नहीं आया? तो संसार का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, सबसे बड़ा भांखड़ा नांगल, तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। चलिए आगे करा क्या, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। देखिए स्वतंत्र भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना पूछेगा तो दामोदर नदी घाटी परियोजना होगा, ठीक है ना। ये आगे हम लोग चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? देखिए बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। लेकिन भाई साहब इस पर इतना ज़्यादा बाढ़ आ रहा था पहले के समय में, ठीक है ना। लेकिन इसको कम करने के लिए क्या किया गया, नेपाल के हनुमान नगर में क्या किया गया, एक बैराज बनाया गया, उसको पानी को रोक करके, ठीक है ना, और बाढ़ को नियंत्रित किया गया, ठीक है ना। तो इसी को कोसी परियोजना भी कहा जाता है, जो बिहार के उत्तरी भाग को, यानी उत्तर बिहार को बाढ़ के प्रकोप से रोकने के लिए, बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिए इस कोसी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। ये कहाँ निर्माण किया गया हुआ है, तो नेपाल के हनुमान नगर में हुआ था। बस समझे कि नहीं, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भारत के किस राज्य को सबसे ज़्यादा लाभ? देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भारत के राजस्थान के गंगानगर जिला को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। हालांकि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर ये वाला इलाका को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, सबसे ज़्यादा लेकिन गंगानगर को हुआ है, राजस्थान के गंगानगर जिला को। आप याद रखिएगा हमेशा कि भारत में सबसे बड़ा जो नहर है वो इंदिरा गांधी नहर है, जिसकी एक्चुअल जो केवल नहर की जो लंबाई है वो 500 किलोमीटर है। बात समझे कि नहीं? और ये जो नहर इंदिरा गांधी नहीं बनवाई हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी जिस वर्ष प्रधानमंत्री बनी तो ये अपने नाम पर इस नहर का नाम इंदिरा गांधी रख ली हुई थी, ठीक है ना। हर प्रधानमंत्री लोग का काम यही रहता है, अपने नाम पर सब कुछ कर लो, प्रधानमंत्री जनधन योजना, बात समझे कि नहीं, ये जो है एक चलेगा। लेकिन इंदिरा गांधी अगर नाम तो दिया जा रहा है तो थोड़ा सा हमको लगता है यहाँ पर लालच, कुछ अपना एक एजेंडा होता है अपने नाम को थोड़ा सा ये करने का। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? देखिए दक्षिण भारत की गंगा अगर कहेगा तो गोदावरी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कहेगा तो गोदावरी। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहेगा तो तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, ये तुंगभद्रा नदी पर है। बात समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ आया होगा, हमको समझ आ रहा है आपको। ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाला इलाका को ये बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है, ठीक है ना। अगर आप फाल्कन मार्क के अनुसार देखिए, फाल्कन मार्क स्वीडन के बहुत बड़े जल संसाधन विशेषज्ञ थे, ठीक है ना। स्वीडन जो है यूरोप महादेश का सबसे जो है ना टॉप में बसा हुआ एक देश है स्वीडन। नॉर्वे है, स्वीडन है, उसके बाद फिनलैंड है, स्वीडन बीच में सबसे ऊपर है। देखिए स्वीडन का राजधानी जो बेसिकली है आप देखेंगे तो आपका स्टॉकहोम है, स्वीडन का राजधानी है, ठीक है ना। और वहीं पे आप लोग को याद होगा स्टॉकहोम में एक कन्वेंशन हुआ था जो
संसाधन को संरक्षण करने के लिए किया गया हुआ था बेसिकली, ठीक है ना, जिसका बेसिकली नाम था 1900 स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम में किया गया 1972 ईस्वी में किया गया हुआ था। बस हम देख नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए कृष्णा नदी पर स्थित है, आप याद रखिएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। बात समझे कि नहीं। आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब यहाँ पर, गंगानगर जिला किस में है? तो अभी जस्ट बताएं राजस्थान में है, जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है ना। वहाँ की जो मिट्टी है उर्वरा हुई और वहाँ के लोगों को जो है मतलब कृषि करने में काफ़ी जो है मदद पहुँचा। इंदिरा गांधी नहर के बाद निर्माण हुआ। उसके बाद वर्षा जल संग्रह के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य में कानूनन अनिवार्य कर दिया गया? तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु की जो सरकार है ना भाई साहब, वर्षा जल को संग्रह करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया। उसने बोला कि जो भी आदमी घर बना रहा है, उस घर बना रहे हैं तो उसमें एक प्रकार का ढांचा बनाए, ठीक है ना। उस ढांचे में अगर जो जैसे हम लोग को ओरियानी में पानी गिरता है तो बह के चला जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर घर के शेड पर अगर पानी, छत पे पानी गिर रहा है तो उसको पानी को हम एक साथ मतलब ये क्या करेंगे, इकट्ठा करके उसको हम एक टंकी में क्या करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ताकि उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कपड़ा धो सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। फ्रेश पानी है तो पी भी सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो इसको क्या किया कि यहाँ पर जो तमिलनाडु का सरकार था वो कहा कि जो भी घर बनाएगा उस तरह का ढांचा, उस तरह का निर्माण करवाना, कंस्ट्रक्शन करवाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पानी को स्टोर किया जा सके। ये एकदम ही अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगर कोई ऐसा नहीं बनाता है तो उसका घर उठा दिया जाएगा, उसका घर क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया था? देखिए राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू करने के बाद कहेगा तो 1986, याद रखिएगा। लेकिन कहेगा राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना का नाम बदल के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना कब किया गया? तो 1991 में। पहले जब शुरू किया गया 1986 में तो 55 राज्य में मात्र शुरू किया गया हुआ, मतलब 55 राज्य करे 55 जिला में, ठीक है ना। कह रहा है क्या, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना शुरू किया था? मिशन योजना शुरू किया 1986। लेकिन किस वर्ष इस मिशन योजना का नाम बदल के राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना शुरू कर दिया, रखा गया? तो 1991 ईस्वी में इसका नाम बदल गया, ठीक है ना। आगे कह रहा है क्या, बिहार में भूमिगत जल के किस तत्वों का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में जल का अधिक दोहन से जो है ना, बिहार के जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर है, उसमें सबसे ज़्यादा आर्सेनिक बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा कौन सा एथी बना है, तत्व बढ़ा है? तो आर्सेनिक तत्व बढ़ा है। आर्सेनिक तत्व जब बढ़ा है ना, तब से देखिएगा उससे क्या होता है, खुजली उजली, चर्म रोग बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको पता ही होगा कि बिहार के लोग के मैक्सिमम जो होता है चर्म रोग, खुजली उजली कुछ ज़्यादा ही होता है। इसी वजह से जिनका अगर ग्राउंड वाटर, अगर उनका जिनके पास चापाकल अगर है बहुत ही कम उसका हला हुआ है, तो वो पानी बहुत गंदा होता है, उसमें आयरन वगैरह, आर्सेनिक वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। इससे खुजली होने का, मतलब बहुत तरह का चर्म रोग होने का डर ज़्यादा रहता है, संभावना ज़्यादा होता है। लेकिन अगर 300 फीट से ज़्यादा अगर आप कल हलवा रहे हैं तो जो वाटर होता है बहुत ही फ्रेश आता है, क्योंकि जितना नीचे का पानी होगा ना वो उतना रिस करके जाएगा, तो उतना ज़्यादा वो छन करके और ज़्यादा प्योर होता जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का क्या स्थान है? देखिए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो है ना, जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में 133वां स्थान है। कह रहा है कानपुर में चमड़े के कुल कितने कारखाने हैं? भाई साहब कानपुर में भाई साहब चमड़ा का कुल जो है 180 कारखाना है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक दिन 58 लाख लीटर गंदा पानी। अब सोचिए चमड़ा का जो कारखाना है उससे कितना गंदा पानी निकलेगा। उस पानी को हमारे गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। सोचिए गंगा नदी ये जो होगा प्रदूषित होगा कि नहीं होगा, ये कितना खतरनाक चीज़ है। सरकार को इस पर स्टेप लेना चाहिए, ठीक है ना, और इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? देखिए कर्नाटक में। याद रखिए तुंगभद्रा परियोजना जो है कर्नाटक में है और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? देखिए भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है भारत सिक्किम कर रहे हैं, सॉरी यार, मेघालय में होता है, जो आपका हम लोग देखेंगे मानसिन राम में होता है, मानसिन राम में होता है। पहले जो होता है चेरापूंजी में होता था, अब मानसिन राम में हो गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा नांगल बांध की ऊंचाई कितनी है? 226। अभी बात हम लोग की है। हीराकुंड की बात की लंबाई कितनी है? 4801। अभी उसके पहले ही जस्ट बात हम लोग की है। मेधा पाटिकर का संबंध किससे? नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी, आपको बताया सरदार सरोवर डैम जो बनाया जा रहा था इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, जिसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा गया उसको, ठीक है ना। और उसका जो मुख्य लीडर थी वो मेधा पाटिकर थी, ठीक है ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो है हम लोग जस्ट देखे क्या, अधिक सिंचाई है,
ठीक है ना। करा क्या है, कृषि, सोपानी कृषि किस राज्य में, देखिए सोपानी कृषि सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में, जितने भी पहाड़ी इलाका होंगे वहाँ पर होता है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, याद रखिएगा 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण करने के लिए। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न से कहाँ है, देखिए मरुस्थलीय मृदा यानी यहाँ पर कह रहा है कि मरुस्थल, ठीक है ना, सब भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो आप याद रखिएगा राजस्थान में थार मरुस्थल, ठीक है ना। इसलिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में ही होगा सबसे ज़्यादा। बात समझ आएगा नहीं आया। फिर कह रहा है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का, यहाँ सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो जलोढ़ मृदा का सबसे अधिक क्षेत्र पर विस्तार है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर रहते भी हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कृषि भी होता है। कह रहा कि भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है, भाई साहब ये जो होगा ना 14%, यहाँ पर भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना योगदान है, 14%, पहले 21-22 था। कह रहा है भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि की जाती है, तो भारत के कुल 47% क्षेत्र पर क्या होता है, कृषि की जाती है। फिर कह रहा है क्या, भूमि का कल्याण उसके किस गुण, भूमि का कल्याण उसके किस गुण से निर्धारित होता है, उत्पादकता के गुण के कारण, ठीक है ना। जिस भूमि में उत्पादकता ज़्यादा होगा यानी फर्टिलिटी ज़्यादा होगा, तो भाई साहब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करेंगे, उस मिट्टी का वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है क्या, रंग के आधार पर इनमें से कौन सी मिट्टी का एक वर्ग नहीं है, हरा रंग का मिट्टी थोड़े होता है, भूरी होता है, पीली होता है, लाल होता है। केरल के किस मिट्टी की प्रधानता होती है, देखिए केरल में लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, तो मात्र 6% भाग जो है ना बंजर भूमि को अगर हम चाहें तो उसको बढ़िया से करके यहाँ पर कृषि के रूप में यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर चाहें तो और ज़्यादा टेक्निकल यूज करके, मतलब टेक्नोलॉजी यूज करके, स्किल्ड होकर के हम क्या कर सकते हैं, उसको कृषि के लिए यूज कर सकते हैं। इजराइल इसका सबसे बड़ा साक्षात उदाहरण है, क्योंकि उसके पास कृषि योग्य भूमि की कमी है, पानी की कमी है, फिर भी वहाँ पर क्या है, पानी की किल्लत नहीं होता है। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसका संरक्षण कर लेता है। अपने जो है वहाँ पर एक से एक यार कृषि का टेक्नोलॉजी है। भारत यहाँ के विश्व के अनेक देश जो है वहाँ का टेक्नोलॉजी लेता है वहाँ से और अपने यहाँ कृषि करता है। इजराइल इसी तरह आगे नहीं है, बहुत छोटा सा देश आज दुनिया को टक्कर देता है। बात समझे कि नहीं, अकेले 6 खाड़ी देश को मार के लतिया के भगा दिया। बात समझे कि नहीं। चलिए करा क्या है, मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है, याद रखिएगा मृदा कि जब भी हम बात करेंगे उसकी संरचना का, तो जो मूल चट्टान होता है वो बड़ा बड़ा जो चट्टान होता है, जब आप देखेंगे बुक में भी आपको दिया होगा, परत अ होता है, ABC यानी अ ब स होता है। तो इसलिए हम लोग क्या देखे थे यहाँ पर कि जो मूल चट्टान होता है उसके ऊपर जो होता है मात्र 3 गो जो होता है आपका लेयर होता है, परत होता है। और सबसे ऊपर वाली जो परत होती है सबसे एकदम से महीन जो होता है, पार्टिकल्स वाला होता है, महीन जो होता है, कण वाला होता है, जिसमें हम लोग कृषि करते हैं, जिसे मृदा कहते हैं। किस मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड मिला होता है, तो आप याद रखिएगा लाल मिट्टी में लोहे का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए जब भी वो कभी नमी होता है, जब भी उसमें थोड़ा सा भी पानी या फिर कोई एक तरह से ओस वगैरह कस के पड़ जाता है तो वो पीला कलर का दिखने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग पीला मिट्टी भी कहते हैं, लाल मिट्टी को। नेक्स्ट अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है, तो भूरी मिट्टी को अखरोटी मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद। याद रखिएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी का मुख्यालय हैदराबाद में। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। जब भी पूछेगा गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किस तरह के परियोजना से है, तो आप याद रखिएगा भाई साहब ये भाखड़ा नांगल से है, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल जब परियोजना है ये इसको तैयार किया गया, तो जब भी कोई बांध बनाया जाता है तो वहाँ के बहुत बड़ा एरिया में जल को क्या किया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो एक जलाशय बन गया, एक झील की तरह बन जाता है। इसीलिए वहाँ पर जब भाखड़ा नांगल तैयार किया गया, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो जलाशय था उसका एक नाम दिया गया, जिसको रखा गया जैसे गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया था, ठीक है ना। सिख के जो 10वें गुरु थे वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया उसका नाम गोविंद सागर कृत्रिम झील, ठीक है ना। तो गोविंद सागर कृत्रिम झील जो है भाखड़ा नांगल से संबंधित है। बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आपको ये गोविंद सागर आगे फिर आएगा, आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है ना, कृत्रिम झील भारत का सबसे बड़ा झील है, ठीक है ना, कृत्रिम झील है।
तो आपको याद यहाँ पर रखना है कि गोविंद सागर जो है सिख धर्म से रिलेटेड थे, इनका धर्म सिख धर्म से ये रिलेटेड थे। तो सिख धर्म से रिलेटेड जो थे ये पंजाब में सबसे ज़्यादा सिख धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो पंजाब ये जो है भाखड़ा नागल आपको देख रहे होंगे, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दोनों के बॉर्डर पर आसपास देखने को मिलता है, इसीलिए इस दोनों में क्या होता है, रिलेशन काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है ना। वहाँ के लोग जो थे सिख धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए उस जलाशय का नाम धर दिए गोविंद सागर कृत्रिम झील। दूसरा कह रहा है क्या, रिहंद बांध पे सबसे बड़ा जो है कृत्रिम झील का जो निर्माण किया गया है, कृत्रिम झील का निर्माण किया गया भारत में सबसे बड़ा, जिसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना, कृत्रिम सागर के नाम से जाना जाता है, जो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम सागर है यानी झील है, ठीक है ना। भारत में पूछ रहा है क्या, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है, 65% जल का मात्रा होता है प्राणियों के शरीर में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब डैम का स्थापना करने गए हुए थे, वहाँ पर उद्घाटन करने गए हुए थे, उसी समय ये जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हुआ था कि ये भारत की मंदिर है, ठीक है ना, इसको हमें मंदिर की तरह वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि इससे हमें बहुत सारी उद्देश्यों की पूर्ति होती है। आप नौकायान कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, टूरिस्ट प्लेस बना सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा आप मतलब कि पार्क वगैरह बना देंगे, मतलब पर्यटन स्थल बना देंगे, तो वहाँ पर लोग जाएंगे घूमने, रमणीय स्थल हो जाएगा। वहाँ पर जब जाएंगे तो लोगों को रोज़गार होगा, दुकान खोलेंगे, पैसा आएगा सरकार का, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या, सबसे गहरी खारे पानी की झील कौन सा है, मृत सागर है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना पहले ही बता दिए 55 जिलों में शुरू किया गया था। नर्मदा घाटी परियोजना से कितने राज्यों को, 3 राज्यों को फायदा होता है। भूमिगत टंकी टाका, ठीक है ना, टाका किस राज्य में मिलता है, टाका सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में मिलता है, ठीक है ना। टाका नाम का ही भूमिगत जब भी जल को उसको एक तरह से टंकी बनाया जाता है जिसमें वर्षा के जल को संग्रहित करके रखा जाता है, उसको टाका कहा जाता है राजस्थान में। खादीन जैसलमेर से संबंधित है, ये भी राजस्थान का ही एक इलाका है, ठीक है ना, जैसलमेर जिला है। इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण करना है। तो देखिए बाढ़ नियंत्रण में अभी जस्ट बताएं हैं कि भारत में कोसी नदी को क्या कहा जाता है, बिहार में कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, ठीक है ना। इसमें इतना ज़्यादा बाढ़ आता था कि हनुमान नगर में क्या किया गया, बैराज बना करके इसके बाढ़ को नियंत्रित, ताकि जल को सुरक्षित रखा जा सके, रोका जा सके। नहीं तो क्या होता था कि पूरा फ्री में पानी होता था जब बारिश का मौसम होता था, जब कस के पानी उसमें होता था इस नदी में, तो पूरा बाढ़ से इलाका पूरा का पूरा भर जाता था, बहुत तबाही आता था। तो बाद में सोचा गया कि इस पर क्या किया जाए, बैराज बना करके इसके पानी को रोका जाए, जब ज़रूरत पड़ेगा तब छोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा कि बाढ़ से भी हम लोग राहत पा सकते हैं और इस पानी का उचित उपयोग भी कर सकते हैं। क्योंकि बाढ़ आता है, पानी इधर उधर फैल जाता है, इससे लोगों का केवल जान माल का हानि होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो क्यों नहीं इसको रोक के इसका फ़ायदा उठाया जा सके। अभी बिहार में और भी जो है ना नहर के निर्माण करने की ज़रूरत है, जिससे पानी को संग्रहित रखा जा सके और पानी को इधर उधर तितर बितर होने से हम लोग बचा भी सके, उससे सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं और इससे बाढ़ को भी रोका जा सकता है, ठीक है ना। कह रहा है क्या, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का भाव नहीं है। यही तो अभी जस्ट हम लोग इजराइल को देखे हैं, ठीक है ना। ये तो टेक्निकली इतना ज़्यादा एडवांस देश है, मत पूछो यार। हर चीज़ में ये अपना जो है ना एक अलग अपना कंसेप्ट ला करके हर तरह की समस्या से समाधान पा ही लेता है ये देश। मीठे जल की सबसे बड़ी ऊंची झील का टिटिकाका झील है। कावेरी जल विवाद जो है ना 3 राज्यों में है, एक महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट कर रहा है इंद्रपुरी जलाशय किस बिहार से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कह रहा है कि बिहार के सबसे पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। देखिए बिहार का सबसे पहली नदी घाटी अगर परियोजना पूछेगा ना तो सोन नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना। सोन नदी घाटी परियोजना पर है वान सागर का निर्माण किया गया था। वान सागर पूछेगा, वान सागर किससे संबंधित है तो सोन नदी, एग्जाम में पूछा था वान सागर किससे संबंधित है, सोन नदी घाटी से। लेकिन पूछेगा गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम सागर, ये किससे संबंधित है तो रिहंद परियोजना से। रिहंद परियोजना
परियोजना से। ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, ठीक है ना, याद रखना। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप अगर अच्छे से याद करेंगे तो ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिहंद परियोजना यानी जो सोन नदी है ना, उसका एक सहायक नदी है रिहंद नदी, जो क्या है उसी नदी पर क्या किया गया, एक बांध बनाया गया है, और उस बांध में जो जल का जो एक तरह से संग्रहण किया जाता है, उस वाले जल जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम सागर, ठीक है ना। अब वही पूछेगा कि गोविंद सागर झील का निर्माण किस नदी घाटी परियोजना के तहत हुआ है, तो आप याद रखिएगा भांखड़ा नागल नदी घाटी परियोजना के तहत हुआ है गोविंद सागर कृत्रिम झील का परियोजना का विकास, ठीक है ना। तो देखिए भाई साहब, ये आपका टोटल 82 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुआ। आपको एग्जाम के बाहर इससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आ सकता है, जिस दिन आएगा आप हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। बस आपका काम यही है कि इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। जब अच्छे ढंग से इसका रिविजन कर लेंगे आप, तो बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के लेवल में, ठीक है ना। आपको वहीं से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, क्योंकि हम एक एक करके सारा का सारा निचोड़ हम निकाल चुके हैं। जब पूरा रस निकाल लोगे तो आपको पढ़ने के कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप आराम से इसको जितना भी क्वेश्चंस लिखवाएं, आपको दिखाएं, आप इसको क्या कीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है ना। और एक तरह से हमेशा रिवीजन करते रहिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट हमेशा बरकरार रहेगा और तरोताज़ा रहेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए। चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमेशा 10th से रिलेटेड, इंटर से रिलेटेड, जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड जो वीडियो होगा हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। इसके लिए कोई आपसे कोई पैसा कोई कुछ नहीं लिया जा रहा है भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। जिसके लिए आप कुछ तो यार अच्छा कर सकते हो, दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो, अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हो। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, मज़ा भी आता है काम करने में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बवाल मचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।